हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। न्यूज ऑन मैप यानी देश विदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन सी खास खबरें थी जिन पर आधारित हम मैप पर कोई चर्चा कर सकते हैं, जो हमारी यूपीएससी की प्रीलिम्स लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपसे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न में क्या प्रश्न पूछा गया था। आपका प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको नदी और दूसरी तरफ निकास दिए हुए थे। नदी कौन सी है? मैकेंजी, कोलोराडो, हडसन, सेंट लॉरेंस। और हमारे स्थान कौन से थे? आर्कटिक महासागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? केवल एक और दो, केवल एक दो चार, केवल दो तीन चार, केवल दो और चार। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया था। अब आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। यदि हम बात करें मैकेंजी नदी के संदर्भ में, तो आइए देखते हैं क्या मैकेंजी नदी कहां पर आती है, प्रवाहित होती है, इसका निकास कहां पर है। यह है उत्तर अमेरिका का मैप। यदि हम बात करें मैकेंजी नदी के संदर्भ में, तो देखिए यह है मैकेंजी नदी और यह प्रवाहित होकर आगे मैकेंजी वे पर निकासित हो जाती है। यदि पूछा जाए कि और यह किस क्षेत्र का विस्तारित है, तो आप देखिए ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सागर, इसी के पास है मैकेंजी वे। और बड़े लेवल पर देखें तो यह कहाँ किसका हिस्सा है? आर्कटिक ओशन का। तो आर्कटिक ओशन में ही स्थित है क्या? ब्यूफोर्ट पैच, ब्यूफोर्ट सी, और इसी में क्या स्थित है? मैकेंजी बे। तो इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो यह बिल्कुल सही है कि मैकेंजी वे का निकास कहां पर है? आर्कटिक महासागर में। यदि हम बात करें कि इसके अलावा यदि ऑप्शन में ब्यूफोर्ट आता है या मैकेंजी वे आता है या आर्कटिक ओशन आता है, तो सबसे सटीक जवाब यदि पूछा जाता है तो मैकेंजी वे इसका सही सबसे सटीक जवाब होगा। इसके बाद यह और इसके बाद आर्कटिक ओशन। अब देखते हैं दूसरी नदी के संदर्भ में। दूसरी है कोलोराडो। तो आइए देखते हैं कि कोलोराडो नदी कहां पर है। यदि हम कोलोराडो नदी की बात करें तो देखिए यह है कोलोराडो नदी, ये। और यह कहां जाती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कोलोराडो के आसपास क्या है? कोलोराडो प्लेट्यू है। ध्यान रखिएगा यह इसी की लोकेशन है। कोलोराडो नदी के संदर्भ में क्या लिखा है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरी नदी है हडसन रिवर। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। हडसन रिवर की लोकेशन की बात करें तो देखिए यह है हडसन रिवर, जो प्रवाहित होकर बाहर आती है कहां पर? नॉर्थ अटलांटिक सी में। लेकिन इसमें क्या लिखा है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी की लोकेशन कहां पर है? यह देखिए क्या है? मैक्सिको की खाड़ी या गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहाँ यह बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि हडसन रिवर यहाँ पर निकासित नहीं होती। और चौथा है सेंट लॉरेंस। तो आइए देख लेते हैं सेंट लॉरेंस की स्थिति को। देखिए यह है सेंट लॉरेंस रिवर, जो आगे आकर गिरती है कहाँ? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। और यह किसका हिस्सा है? देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। तो यहाँ यदि हम बात करें किसके संदर्भ में? सेंट लॉरेंस के संदर्भ में, तो यह बिल्कुल सही है कि यह अटलांटिक महासागर में निकासित होती है बड़े लेवल पर, ठीक है। जबकि छोटे लेवल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? सेंट लॉरेंस गल्फ। तो ठीक है, यह इसका भी सही जवाब हो जाएगा। यानी तीन नदियां मैकेंजी, कोलोराडो और सेंट लॉरेंस, ये सभी अपने स्थान से, जो निकास वाले स्थान है, उनसे सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक, दो और चार। जबकि हडसन रिवर इससे सुमेलित नहीं है। और लगभग कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं सबसे पहले हमारी खास खबर को। खबर क्या है? खबर है मणिपुर में जारी हिंसा के बीच हाल ही में केंद्र सरकार ने वहां के पहाड़ी इलाकों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाने का वादा किया है। इस वजह से ये क्षेत्र चर्चा में आ गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित की अवस्थिति पर विचार कीजिए। क्षेत्र कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। लेमाटोल रेंज, ईस्ट मणिपुर हिल्स, मिकिर हिल्स, अबोर हिल्स। उपर्युक्त में से कौन सा से मणिपुर में अवस्थित है? अब आपको बताना है कि हमारे चार ऑप्शन में से कौन से मणिपुर में अवस्थित हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये कहां पर स्थित हैं। आइए देख लेते हैं इन सभी रेंजेस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं लेमाटोल हिल्स के बारे में। तो यह है मणिपुर का मैप। मणिपुर की हम अभी बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में यह मैप लिया गया है, जिसमें मणिपुर की लोकेशन देखिए है यह। ठीक, आइए इसे देखते हैं हम किसमें? फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप के संदर्भ में देखिए यह मणिपुर है।
और मणिपुर में ही स्थित क्या है, देखिए लेमाटोल रेंज और ईस्ट मणिपुर हिल्स, और इसके बीच में ही क्या बसी हुई है, इम्फाल की खाड़ी। इम्फाल की खाड़ी थोड़ी दबी हुई या कहें कि हिल्स की तुलना में थोड़ी निचले हिस्से में स्थित है। और यहाँ पर देखिए, आपने ध्यान से देखा क्या है, ईस्ट मणिपुर हिल्स और लेमाटोल रेंज, जबकि शेष दोनों रेंज, एक है यह मिकिर हिल्स जो कि कहाँ पर स्थित है, असम में, और थी एक अबोर हिल्स जो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप देखिए इनमें से कौन सी हिल्स हैं या कौन कौन सी स्थितियां हैं, ये स्थान है कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है, तो एक लेमाटोल रेंज और एक मणिपुर हिल्स। जबकि मिकिर हिल्स कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है असम में, और अबोर हिल्स कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, ना कि मणिपुर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। अब यदि हम बात करें अन्य संदर्भ में, तो देखिए इन हिल्स के संदर्भ में, तो अरुणाचल प्रदेश के पास आने वाली जैसे डाफला हिल्स हो गया, ओबोर हिल्स हो गया, मिशमी हिल्स हो गए, ये सभी हिमालय वाली हिल्स के पार्ट के रूप में जाने जाते हैं। जबकि यहाँ पर जैसे बटकाईबुम, नागा हिल्स और ये सभी हिल्स ये किसके हिस्से हो जाते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वह हिस्सा भारत और म्यांमार की सीमा से जुड़ा हुआ है। आप बताइएगा कि ये किसके हिस्से हैं। जैसे ये हिमालय के हिस्से हो जाते हैं, तो यह भी एक क्षेत्र है जिसका हिस्सा माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगली खबर है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर करने का निर्णय लिया है। इस वजह से यह क्षेत्र चर्चा में आ गया है। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित की अवस्थिति को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्थान कौन कौन से हैं? अहमदनगर जो कि अहिल्या नगर नाम से अब जाना जाएगा, दूसरा है सतारा, तीसरा बड़ौदा, चौथा सावंतवाड़ी। सही कूट का चुनाव कीजिए। तो हमें क्रम यहाँ पर बताना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्या है। अब यहाँ ये स्थान ही क्यों लिए गए हैं? ये स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये मराठा साम्राज्य के प्रमुख स्थानों के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए इन चारों को हम मैप में देख लेते हैं, इन चारों स्थानों को। दरअसल ये चारों स्थान की लोकेशन की बात करें या मराठा साम्राज्य जहां तक इसका प्रभाव क्षेत्र था वह ये क्षेत्र था, और ये चारों ही स्थान इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए देख लेते हैं इसे दूसरे मैप में कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। यदि हम बात करें बड़ौदा के बारे में, तो इसे पहले बड़ौदरा के नाम से जाना जाता था, तो यह है बड़ौदरा की लोकेशन। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बड़ौदरा क्यों फेमस है। यदि हम बात करें अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में, तो अहमदनगर यहाँ पर है, यह है लोकेशन। और अहमदनगर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा है सतारा, सतारा की लोकेशन यह है। और चौथा है सावंतवाड़ी, सावंतवाड़ी की लोकेशन है यह। यदि उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें, तो सबसे पहले आता है वडोदरा या बड़ौदा, फिर अहमदनगर, फिर सतारा और फिर लास्ट में सावंतवाड़ी। आइए देखते हैं इनके क्रम को। सबसे पहले क्या था? बड़ौदा यानी 3, इसके बाद था अहमदनगर यानी 1, फिर सतारा और फिर बाद में था क्या? सावंतवाड़ी। 3, 1, 2, 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए देख लेते हैं 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ऊर्जा एवं परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न है, निम्नलिखित की अवस्थिति पर विचार कीजिए। अब अवस्थिति में देखिए कौन कौन से स्थान है। धौलागिरी शिखर, अन्नपूर्णा शिखर, नामचा बरवा, नंदा देवी शिखर उपयुक्त में से कितने नेपाल में स्थित है? ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, नेपाल में इनमें से कौन से स्थान स्थित हैं। हमारे ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। आइए देख लेते हैं मैप में, और मैप के थ्रू इस प्रश्न का सही जवाब दिया जा सकता है। तो यह है भारत का मैप, और भारत के मैप में इन सभी स्थानों की अवस्थिति मौजूद है। देखिए यहाँ पर यदि हम नेपाल के संदर्भ में बात करें, क्योंकि सवाल नेपाल के संदर्भ में ही फ्रेम किया गया है, तो यह हिस्सा है नेपाल का। और नेपाल में कौन कौन से शिखर स्थित हैं आप देख पा रहे होंगे, एक धौलागिरी शिखर और दूसरा अन्नपूर्णा शिखर। अब देखिए नेपाल के पास से ही एक नदी प्रवाहित होती है, गंडक रिवर। देखिए यह जो बाद में बिहार में प्रवेश कर जाती है। अब यदि हम देख रहे हैं कि इसका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर है, यानी इसका यह हिस्सा जिसके इस तरफ क्या स्थित है, अन्नपूर्णा, और इसके इस तरफ क्या स्थित है, धौलागिरी। इसके अलावा यदि बात करें नंदा देवी के संदर्भ में, तो देखिए नंदा देवी है यह जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड। और चौथी हमारी स्थान था नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पर स्थित है? यह माना जाता है कि यह चीन वाले हिस्से में है। यदि ऑप्शन में आता है और चीन ना हो तो आप इसे भारत में टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो नामचा बरवा देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद ठीक यहाँ पर दूर स्थित है।
और यदि बात करें नामचा बरवा के सबसे ऊंचे पीक के बारे में तो वह कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि नेपाल में कौन कौन से शिखर स्थित हैं, तो एक धौलागिरी शिखर स्थित है और एक अन्नपूर्णा शिखर स्थित है, जबकि नामचा बरवा और नंदा देवी शिखर ये दोनों नेपाल में स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो केवल 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले खबर पढ़ेंगे। खबर है हाल ही में ओडिशा के बालासोर में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई है जिसमें 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसे इस सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना माना जा रहा है, वजह से ये क्षेत्र चर्चा में आ गया है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भारतीय रेल 15 से ज्यादा जोन में बटी हुई है। दूसरा, लगभग संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत एक ही रेल जोन के अंतर्गत आता है। और तीसरा है रेल मार्ग की लंबाई के अनुसार कोंकण रेलवे सबसे छोटा रेल जोन है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? कथन क्या है? 1 और 2, 1 और 3, केवल 2, उपर्युक्त सभी। देखिए, यदि हम रेलवे जोन की बात करें और भारत के संदर्भ में रेलवे जोन की बात करें तो रेल मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार 16 रेलवे जोन भारत में मौजूद हैं, लेकिन यह वर्ष 2018 में लास्ट अपडेटेड की गई थी, यानी अभी इसमें बाद में फिर अपडेट नहीं हुए हैं। लेकिन कई न्यूज और खबरों के मुताबिक, क्योंकि लगातार इसमें अपडेशन होता रहता है और कई न्यूज़ेस के मुताबिक यदि हम माने तो अभी भारत में वर्तमान में 18+1 रेलवे जोन मौजूद हैं। यहाँ 18+1 क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो एक संख्या ली गई है इसे कलकत्ता मेट्रो को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है, इसलिए इसमें 18+1 हमने ऐड किया है। कलकत्ता मेट्रो की चूंकि लंबाई बहुत ही कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा कितना 18+1 हम इसे कह सकते हैं, 18+1, 18 रेलवे जोन +1 कलकत्ता मेट्रो। अब यदि हम बात करें भारतीय रेल के बारे में तो भारतीय रेल 15 से ज्यादा जोन में बटी हुई है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो आंकड़ा जो रेलवे मंत्रालय में है वह 16 है, तो अपने आप में यह ज्यादा हो जाता है। और न्यूज में जो अपडेट होता रहता है लगातार, सरकार जो अपडेट करती रहती है जोन, उसके मुताबिक 18+1 है, इसे भी ध्यान रखेगा। अब बात करें दूसरे कथन के संदर्भ में तो कथन है लगभग संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत एक ही रेल जोन के अंतर्गत आता है। आइए देख लेते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में ये बात। यह है भारत का मैप जो कि रेलवे जोन में डिवाइडेड है कि कहां-कहां कौन-कौन सा रेलवे जोन है, ये इनकी संख्या है। अब बात की जा रही है चूंकि संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर हम पूर्वोत्तर भारत के बारे में जानेंगे। तो देखिए यह एक ही कलर में और एक ही रेलवे जोन में यह पूरा समाहित हो जाता है। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसी के अंतर्गत आता है संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जिसमें बिहार का भी कुछ हिस्सा शामिल है और कुछ देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी शामिल है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा बिहार और पश्चिम बंगाल का। तो इस प्रश्न के सही जवाब में दूसरा कथन क्या हो जाता है? सही हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत एक ही जोन या एक ही रेल जोन के अंतर्गत आता है। तीसरा है रेल मार्ग की लंबाई के अनुसार कोंकण रेलवे सबसे छोटा रेल जोन है। आइए इसे भी देख लेते हैं मैप में। देखिए सभी रेल जोन को यदि आप देखें तो कोंकण रेलवे जोन है यह, और यह बात बिल्कुल सही है कि सभी रेलवे मार्ग की लंबाई की तुलना में यदि हम तुलना करें तो कोंकण रेलवे जोन सबसे छोटा रेलवे जोन माना जाता है, यदि आप कलकत्ता मेट्रो वाली रूट को ना लें तो, क्योंकि यह छोटा है। तो हमने रेलवे जोन के संदर्भ में ही बात की है, तो इस प्रश्न का सही जवाब में जो तीसरा कथन यह भी सही हो जाएगा। लगभग 760 किलोमीटर बताया जा रहा है इसका डिस्टेंस या इसकी लंबाई। तो यहाँ तीसरा कथन भी क्या है? सही है, तीनों ही कथन सही है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मामले पर हाल ही में हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। अब इन दोनों के बीच में आमने सामने आने का अर्थ यह है कि दरअसल अभी तक जो शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यह पंजाब सरकार के पास था 99 साल की, लगभग 99 साल की लीज में, लेकिन यह स्थित कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के पास यह स्थित है। इसलिए अब विवाद यह खड़ा हो गया है कि इसे जब बनाया गया था वर्ष 1923 में, अब इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं वर्ष 2023 में, तो अब इसे पंजाब सरकार आगे कंटिन्यू करना चाहती है और इसलिए यह विवाद लगातार बना है। प्रश्न है निम्नलिखित नदियों के प्रवाह मार्ग पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन में क्या है? रावी, सतलुज, ब्यास, घग्गर। उपर्युक्त में से कितनी नदियां भारत के पंजाब प्रांत से प्रवाहित होती हैं?
हमारे ऑप्शन क्या है? केवल एक नदी, केवल दो नदी, केवल तीन नदी और सभी चार नदियां। आइए देख लेते हैं इन चारों नदियों के संदर्भ में कि ये कहाँ से प्रवाहित होती हैं और क्या ये पंजाब प्रांत से प्रवाहित होती हैं या नहीं। इसके लिए देखेंगे हम मैप को। आइए देखते हैं मैप। भारत के संदर्भ में ही ये मैप लिया गया है, वह हिस्सा लिया गया है जिसमें इन नदियों की अवस्थिति मौजूद है। एक मैप फिजिकल है और एक पॉलिटिकल है। आइए देखते हैं सबसे पहले पंजाब की लोकेशन। तो देखिए, यह जो बाउंड्री है यह पंजाब की लोकेशन को बताती है, ठीक। और इससे ठीक लगा हुआ क्या है? हिमाचल प्रदेश। और ठीक किससे लगा हुआ है? हरियाणा। देखिए, अब यदि हम बात करें नदियों के संदर्भ में, क्योंकि नदियों में क्या क्या ऑप्शन है, अब देखिए, रावी, सतलुज, ब्यास और घग्गर। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें ब्यास के संदर्भ में, तो देखिए यह ब्यास नदी है, यह आगे प्रवाहित बढ़ती है, पंजाब प्रांत में आ रही है, तो यह सही हो जाएगा। दूसरी है सतलुज। देखिए सतलुज नदी यह है, यह भी पंजाब में है, प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये दोनों नदियां किससे? पंजाब से संबंधित हैं। तीसरी नदी की यदि हम बात करें तो है रावी और घग्गर। तो आइए देख लेते हैं। रावी नदी के संदर्भ में यदि बात करें तो देखिए, यह है रावी नदी, ये प्रवाहित हो रही है पंजाब प्रांत में, ऐसे हो प्रवाहित होकर बाद में कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। तो रावी नदी भी पंजाब प्रांत से प्रवाहित हो रही है, इससे संबंध रखती है। और चौथी है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी आप देखिए, यह है घग्गर नदी, काफी इसका विस्तारित रूप है, यह विस्तार के यह आगे पंजाब में आती है, फिर ये पंजाब में हरियाणा के कुछ हिस्से में बाउंड्री बनाती हुई आगे बढ़ती है। यानी घग्गर नदी का संबंध भी कहाँ से है? पंजाब से है। इन चारों नदियों को यदि आप फिजिकल मैप में देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर है, यह रावी नदी है, आगे बढ़ती हुई पंजाब के कुछ हिस्से होकर पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। फिर यह है ब्यास नदी, यह यहाँ पर, और फिर यहाँ आगे जाकर सतलुज नदी से जाती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। इसकी एक और खास बात यह है कि ये जहाँ से उद्गमित होती है वहां पर दो और खास नदियों का उद्गम स्थल है, और वो दोनों नदियां कौन सी हैं? यदि बात करें घग्गर नदी के संदर्भ में तो यह है घग्गर नदी, इसका संबंध भी पंजाब प्रांत से है। चारों नदियों का संबंध पंजाब प्रांत से है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी चार नदियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसकी खास खबर है, हाल ही में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राजकीय राजधानी क्षेत्र के विकास की योजना बना रहा है। ध्यान रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों को लेकर एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिले शामिल किए गए हैं। आगे हम उन पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी बनाना चाहती है क्या? राजकीय राजधानी क्षेत्र। क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अपने आप में यूरोप के कई देशों के बराबर है, क्षेत्रफल के लिहाज से भी और जनसंख्या के लिहाज से भी, और कह सकते हैं कई देशों से बड़ा भी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बन सके, चाहे वह किसी भी लेवल पर हो, सामान की आवाजाही के लेवल पर हो या फिर रोड कनेक्टिविटी के संदर्भ में हो, इसका विकास हो सके, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कदम उठाने की बात कर रही है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन क्या है? मेरठ, पानीपत, जयपुर और अलवर। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के संदर्भ में मैप कौन सा है और इसमें कौन कौन से शहर शामिल किए गए हैं। देखिए, यह है राष्ट्रीय राजधानी वाला क्षेत्र, जिसमें दिल्ली के अलावा 3 राज्य शामिल हैं। कौन-कौन से? एक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तीसरा है राजस्थान। राजस्थान के इसमें 2 शहर शामिल किए गए हैं। कौन-कौन से? अलवर और यहाँ पर है भरतपुर। ठीक है? जबकि हम बात करें हरियाणा के संदर्भ में तो 13+1 इससे शामिल है एनसीआर में 13 जिले प्लस एक जिला है जिसका छोटा सा हिस्सा, लगभग 57% हिस्सा दिल्ली में शामिल किया गया है, या दिल्ली एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है, और उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। तो अमूमन माना जाता है कि हरियाणा के 14 जिले, लेकिन यदि आपको कहीं 13 मिलता है तो आप उसे मान सकते हैं, क्योंकि एक जिले का 57% हिस्सा ही दिल्ली एनसीआर में शामिल है। अब चूंकि पूछा क्या गया है कि इसमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है, तो आप देख रहे होंगे जयपुर इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें राजस्थान से दो ही जिले हैं, एक तो अलवर और भरतपुर। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जयपुर इसमें शामिल नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्री ने राज्य में एक नए एलिफेंट टास्क फोर्स इसके गठन का ऐलान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करना है। अब आइए देख लेते हैं कि आज हमारा यह प्रश्न क्या है। प्रश्न है,
यह राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के एक भाग में एक प्राणी उद्यान यानी जूलॉजिकल गार्डन भी है, जिसकी स्थापना के हाल ही में 2 दशक पूरे हुए हैं। और इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, भालू, बंदर, हिरण आदि के साथ साथ अनेक प्रकार के पक्षी देखे जा रहे हैं और देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जंगल सफारी का आनंद भी लिया जा सकता है और इस कारण इस बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के बीच यह पसंदीदा वीकेंड स्पॉट माना जाता है। उपर्युक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को संदर्भित करता है? हमारे ऑप्शन क्या है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम बात करें इन चारों ऑप्शन में से कि बेंगलुरु के दक्षिण में 20 किलोमीटर दक्षिण में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर प्राणी उद्यान भी है, और वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां जिसकी स्थापना के 2 दशक पूरे हुए हैं, तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, मैप से भी मैच करें तो देखिए यह है मैप और यह है बेंगलुरु, और बेंगलुरु से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्या स्थित है? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ही वह राष्ट्रीय उद्यान है जो ये सभी अनुच्छेद के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं, इन सभी को यहाँ फुलफिल करता है। जबकि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह वह राष्ट्रीय उद्यान है जो 3 राज्यों तक विस्तारित है, जिसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। इन तीनों राज्यों की आपसी जोन में जहां पर एक कनेक्टिविटी होती है, वहीं पर स्थित है क्या? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कहां पर है, यह मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर तीनों ही, ये लिखा है मुदुमलाई, यहाँ पर तीनों ही राज्यों की सीमाएं आपस में कनेक्टेड होती है। इसके अलावा और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखिए यहाँ पर है बांदीपुर नेशनल पार्क, और बात करें तो यहाँ पर है नागरहोल जो कि हमारे ऑप्शन में भी है। यदि हम बात करें एक और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो हमारे ऑप्शन में है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी लोकेशन भी आप ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नागरहोल अभी हमने चर्चा भी की कहाँ पर है, कर्नाटक। ठीक है, इस प्रश्न के सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है जो बेंगलुरु से दक्षिण में 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारी अगली खबर को। खबर है लगभग 7 सालों के बाद ईरान शीघ्र ही सऊदी अरब के रियाद स्थित अपने दूतावास को फिर से सक्रिय करने जा रहा है। इस वजह से ये लोकेशन चर्चा में आ गई है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से देश फारस की खाड़ी के साथ अपनी तटरेखा साझा करते हैं? देखते हैं कौन कौन से देश हैं। यमन, बहरीन, कतर, जॉर्डन। सही कूट का चुनाव कीजिए। 1 2 3 2 3 2 4 और केवल 3। यदि हम बात करें फारस की खाड़ी के संदर्भ में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फारस की खाड़ी मैप में है कहां पर है। फिर उसके बाद हम बता पाएंगे कि उसके आसपास वे कौन से देश हैं जो फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं, और इन देशों में से कौन से देश उसमें शामिल हैं। आइए देख लेते हैं मैप में। सबसे पहले यह मैप देखिए, यह है मैप। जहां फारस की खाड़ी की बात करें या पर्सियन गल्फ की बात करें तो यह है पर्सियन गल्फ या फारस की खाड़ी, सेम नाम है एक में, यानी फारस की खाड़ी को ही पर्सियन गल्फ के नाम से जाना जाता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं जिसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो एक है ईरान, तटरेखा साझा कर रहा है। दूसरा है इराक, यह भी तटरेखा साझा करता है। कुवैत, यह भी तटरेखा साझा कर रहा है। बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान, ये सभी देश पर्सियन की गल्फ के साथ या पर्सियन खाड़ी के साथ अपनी तटरेखा साझा करते हैं। वे कौन से देश हैं जो साझा नहीं कर पा रहे हैं? तो आप देख रहे होंगे यमन, क्योंकि ये दूर स्थित है। इसके अलावा आप यहाँ से देखिए जॉर्डन, सीरिया, ये तटरेखा साझा नहीं कर पा रहे हैं। तुर्की, ये काफी दूर हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में वे कौन से देश हैं जो तटरेखा साझा करते हैं। तो हमने अभी देखा बहरीन अपनी तटरेखा साझा कर रहा है और कतर अपनी तटरेखा साझा कर रहा है, जबकि जॉर्डन और यमन हमने देखा कि यमन यहाँ दूर स्थित है, जॉर्डन भी यहाँ दूर स्थित है, ये इसके साथ तटरेखा साझा नहीं करते। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें 2 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये तटरेखा साझा करते हैं किसके साथ? फारस की खाड़ी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और सबसे पहले खबर देखते हैं। खबर है हाल ही में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर रहे। इस दौरान भारत और यूएसए के बीच प्रस्तावित रक्षा औद्योगिक सहयोग का रोड मैप निर्धारित किया गया। ध्यान रखिएगा किनके बीच है? भारत और
यूएसए के बीच, क्योंकि कभी-कभी खबर पर भी यूपीएससी प्रश्न फ्रेम कर देता है और इससे पहले हमारे मैप के सेशन से ऐसा हुआ भी है। प्रश्न है निम्नलिखित की अवस्थिति पर विचार कीजिए। देखिए कौन-कौन से स्थान है। स्थान है नोवा स्कॉशिया प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, लॉरेंशिया प्रायद्वीप। उपर्युक्त में से कौन सा से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में प्रश्न फ्रेम किया गया है। ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 4, केवल 3 3 और 4। आइए देखते हैं इन चारों की लोकेशन को कहां पर मैप में, फिर आप बता पाएंगे कि इनकी सभी की लोकेशन क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है या नहीं। आइए देखें सबसे पहले मैप। यह है मैप। यदि हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, इसके मैप के बारे में, तो यहाँ से ऐसे और फिर यह हिस्सा ये आता है कनाडा या कनाडा, ठीक। और इसके अलावा यह जो हिस्सा है यहाँ से आता है रियो ग्रांडे से आता है, तो ये है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और यह है मैक्सिको। अब आइए देखते हैं स्थान के संदर्भ में कि कौन सी बात यहाँ सही है। यदि बात करें नोवा स्कॉशिया प्रायद्वीप के बारे में, तो आइए देखते हैं मैप में। मैप में नोवा स्कॉशिया प्रायद्वीप है ये। देखिए कहां पर आ रहा है, किसके अंतर्गत आ रहा है, कनाडा या कनाडा के अंतर्गत, ठीक। यानी ये यूएसए में स्थित नहीं। दूसरा क्या है, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। आइए इसे देख लेते हैं मैप में। यह है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप मैक्सिको में स्थित है, ना कि यूएसए में। ये यूएसए वाला हिस्सा है। अब तीसरे को देखते हैं, यह भी स्थित नहीं है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। आइए देखते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप को। फ्लोरिडा यानी यह फ्लोरिडा प्रायद्वीप जो कि यूएसए में स्थित है, यानी यहाँ पर यह स्थित है यूएसए में। और चौथा है लॉरेंशिया प्रायद्वीप। आइए इसे भी देख लेते हैं। देखिए यह जो हिस्सा है यह है लॉरेंशिया प्लेट्यू और इसी में है लॉरेंशिया प्रायद्वीप। तो लॉरेंशिया प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है, कनाडा में स्थित है, यानी यह इसमें यूएसए में स्थित नहीं है। तो केवल एक है जो कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, वह है तीसरा फ्लोरिडा प्रायद्वीप, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। केवल 3 ही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, शेष अवस्थितियां अलग अलग राज्यों में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है, हाल ही में से संपन्न हुए तुर्की के राष्ट्रपति चुनावों में वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। इस वजह से ये लोकेशन चर्चा में आ गया है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, तुर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय देश है। दूसरा कथन है, कम से कम 3 ट्रांस कॉन्टिनेंटल देशों का संबंध एशिया से है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है। कथन क्या है, हमारे ऑप्शन में केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सबसे पहले यदि हम बात करें ट्रांस कॉन्टिनेंटल के संदर्भ में कि यह है क्या, ट्रांस कॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय देश वह देश होता है जो जिसकी अवस्थिति 2 महाद्वीपों में हो, यानी एक ऐसा देश जो 2 महाद्वीपों से संबंधित हो, तो उसे ही कहा जाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश। यहाँ पर बात कही जा रही है तुर्की के संदर्भ में, जो कि बिल्कुल सही है। दरअसल तुर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है जो एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों में स्थित है। दूसरे कथन की बात करें तो कम से कम 3 ट्रांस कॉन्टिनेंटल देशों का संबंध एशिया से है। की पुष्टि के लिए सबसे पहले देखते हैं हम मैप। क्योंकि पूछा जा रहा है एशिया के संदर्भ में, तो आइए देख लेते हैं वे कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनका संबंध एशिया और अन्य देशों से है या वे अन्य महाद्वीपों से भी संबंधित है। यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है देश रशिया। दरअसल रशिया वह देश है जिसका संबंध एशिया और यूरोप दोनों से है। जिसकी हम विभाजक की बात करें, सीमा की बात करें, तो यहाँ पर है यूराल पर्वत, इसी से यह विभाजित होता है। अब दूसरा देश है कजाकिस्तान। दरअसल कजाकिस्तान भी एक इंटर कॉन्टिनेंटल देश है जो दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया से संबंधित है, जिसे डिवाइड करती है यूराल रिवर। ठीक है, यूराल रिवर आगे आके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तीसरे देश की बात करें तो है तुर्की। तुर्की यानी यहाँ पर कॉकेसस पहाड़ी स्थित है, यहाँ पर है कैस्पियन सागर और यहाँ पर है ब्लैक। ठीक है, तो इन्हीं को आपस में जो पहाड़ी कनेक्ट करती है उसका नाम है कॉकेसस सागर, और कॉकेसस सागर ही तुर्की को यूरोप और एशिया से अलग करता है। यानी 3 देश तो हमने देख लिए, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्की, और चौथा शहर है कौन सा, यह देश है इजिप्ट। इजिप्ट चौथा वह देश है
जो दो कॉन्टिनेंटल में स्थित है, एक है एशिया और दूसरा कौन सा है, अफ्रीका। तो अब आपको बता रहे हैं इजिप्ट का वह कौन सा शहर है जो एशिया के हिस्से में स्थित है। तुर्की की एक खास बात यह भी है कि इसका एक शहर है इस्तांबुल, जो यूरोप और एशिया दोनों से संबंधित है और दोनों में इसकी पहुंच है। तो हमने कम से कम 4 देश तो देख ही लिए, इसके अलावा 2 देश और भी हैं जो इंटर कॉन्टिनेंटल देश हैं, जैसे जॉर्जिया और अजरबैजान, लेकिन इन्हें लेकर लगातार ये मुद्दे में चर्चा में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है। इस वजह से हमने कम से कम 4 तो देख ही लिए अभी। तो यहाँ पर हम बात करें, इसमें सवाल में क्या पूछा गया है, कम से कम 3। तो यहाँ पर इनका संबंध किससे है, एशिया से है। कम से कम 3 देश हमने देख लिए हैं। तो यह कथन भी सही है और यह कथन भी सही है, दोनों ही कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। इस मैप को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको के बारे में पता होना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले खबर है, हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने साल 2030 तक निर्वनीकरण को पूर्णतः रोकने के लिए अपनी योजना को सार्वजनिक किया है। इस वजह से ये क्षेत्र चर्चा में है। प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों पर विचार कीजिए। विषुवतीय वर्षावन, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब यदि बात करें इन चारों के संदर्भ में, क्या प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने प्रकार की स्थलाकृतियां दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। तो इसे हम दक्षिण अमेरिका की मैप के संदर्भ में देखेंगे। अभी कौन कौन से स्थान है, विषुवतीय वर्षावन, दूसरा उष्ण मरुस्थल, तीसरा शीत मरुस्थल, चौथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह है दक्षिण अमेरिका का मैप। सबसे पहली हमने देखा उसमें क्या स्थान में क्या लिखा हुआ है, विषुवतीय वर्षावन। दरअसल दक्षिण अमेरिका का एक रेन फॉरेस्ट है जिसका नाम है अमेजन रेन फॉरेस्ट। यह विषुवतीय वर्षावन का सबसे शानदार उदाहरण माना जाता है दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में, यानी यह स्थलाकृति दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब बात करें दूसरे स्थलाकृति के बारे में, उष्ण मरुस्थल। इसे भी देख लेते हैं। दरअसल दक्षिण अमेरिका में एक स्थान है, बहुत ही फेमस है, अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट उष्ण मरुस्थल के रूप में सबसे ज्यादा फेमस है दक्षिण में। यहाँ पर दुनिया भर के सबसे महत्वपूर्ण टेलीस्कोप स्थापित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जलवायु काफी शुष्क है और शुष्क जलवायु होने की वजह से आसमान एकदम साफ नजर आता है, ताकि टेलीस्कोपिक जो भी गणनाएं हैं यहाँ पर आसानी से की जा सकती हैं। यह भी इसकी खास बात है। यदि बात करें तीसरी मरुस्थलाकृति या स्थलाकृति के बारे में, तो उसका नाम है शीत मरुस्थल। आइए देखते हैं। इसका भी एग्जाम्पल दक्षिण अमेरिका में मौजूद है और वह है क्या, पैटागोनिया डेजर्ट। यह शीत मरुस्थल के लिए बहुत ही फेमस है दक्षिण अमेरिका में। और चौथा है घास के मैदान, कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसका भी एग्जाम्पल दक्षिण अमेरिका में मौजूद है, वह है पंपास। दरअसल पंपास के जो मैदान है वे घास के मैदान या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल के रूप में दक्षिण अमेरिका में जाने जाते हैं। यानी चारों ही स्थलाकृतियां दक्षिण अमेरिका में क्या है, मौजूद है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी 4 प्रकार की स्थलाकृतियां दक्षिण अमेरिका में मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं जो यूपीएससी में पूछा गया है। यूपीएससी 2023 के सैटे में सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा यूक्रेन की सीमा के साथ साझी होती है। दरअसल हम न्यूज और मैप के सेशन में लगातार ऐसे प्रश्न फ्रेम करते रहे हैं और हर देशों के संदर्भ में ऐसे सवाल हमने लगभग फ्रेम ही किए हैं जो चर्चा में रहे हैं साल भर। ऐसे नहीं, यूक्रेन के संदर्भ में यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रश्न की यदि सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है केवल दो देश हैं जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। वे कौन से हैं, हंगरी और रोमानिया। ये देश हैं जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते थे। आइए इसे देखते हैं मैप में देखिए यूक्रेन की स्थिति। तो देखिए यहाँ पर है यूक्रेन और यूक्रेन इन देशों के साथ सीमा साझा करता है, रशिया, पोलैंड, बेलारूस, देखिए स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, इन देशों के साथ यह सीमा साझा करता है। लेकिन ऑप्शन में क्या है, लातविया, लिथुआनिया, जिनके साथ यह सीमा साझा नहीं करते, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। लातविया, लिथुआनिया, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक, इसे भी देख लीजिए। बुल्गारिया देखिए दूर स्थित है, इसके साथ यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं होती। और यहाँ पर है चेक रिपब्लिक। तो पहले चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया एक ही थे, जिसे चेकोस्लोवाकिया कहा जाता था, लेकिन फिर ये डिवाइड हो गए। तो यहाँ स्लोवाकिया यूक्रेन के साथ तो सीमा साझा करता है, लेकिन चेक रिपब्लिक नहीं करता।
तो इस ऑप्शन में हम देखिए चेक रिपब्लिक और बुल्गारिया भी हट जाते हैं, केवल 2 देश हैं, हंगरी और रोमानिया, जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, रोमानिया और हंगरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब भी आपने देख लिया क्या? ऑप्शन ए केवल 2। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। सोमालिया, इरिट्रिया, यमन, सूडान। उपरोक्त में से कितने लाल सागर के तट पर स्थित है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नई खास स्थितियों, अवस्थितियों और मैप के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।